गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का दूसरा अध्याय का 2.1.5 का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के बारे में आपने 8वीं कक्षा में अध्ययन किया था कि थार का मरुस्थल कहाँ है। आपको मालूम होगा कि भारत में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये आधा भारत में है और आधा पाकिस्तान में है। तो बच्चों, इसमें थार का मरुस्थल के बारे में तो हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये कैसे बना इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि भारत का तो हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो भारत के दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में अलग अलग जलवायु है, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र क्यों हो गया, है ना। तो आपको पता होगा कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र होने का प्रमुख कारण क्या है। हमारे भारत में यहाँ पर सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत इस क्षेत्र में है, जिसमें देखेंगे जो अरब सागर से जाने वाली हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, ये हवाएं उन पर्वतों, क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो इतने अधिक ऊंचे नहीं है कि उन मानसून हवाओं को वो वहाँ पर रोक सके, और इसीलिए अरब सागर का जो मानसूनी हवा है वो क्या होता है, वो पर्वत को पार करते हुए हिमालय पर्वत की ओर आगे बढ़ जाता है और इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होता है। जब लौटता मानसून होता है, जब हिमालय पर्वत से टकराकर मानसून भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा करता है, और जब मानसून का लौटने का समय होता है तो उत्तर पश्चिम राज्यों में ये बरसात करते हैं, जिसमें 20 से 25 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है साल में। कभी कभी तो 12 से 10 सेंटीमीटर या कभी नहीं भी होती। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में देखोगे यहाँ पर के लोगों का जनजीवन, यहाँ पर के लोगों का व्यवसाय, इसी के बारे में आपको इस अध्याय में अध्ययन करना है कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में लोगों का व्यवसाय किस प्रकार का है। लोगों के व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर का जो जनजीवन है, वहाँ पर के लोगों का जनजीवन बहुत ही कष्टमय है, बहुत ही कष्ट दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का संसाधन या उनकी जीविका उपार्जन के लिए जो संसाधन की आवश्यकताएं होती है वे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। न तो वो रोजगार के लिए है, न ही उनके जीवन के पानी भी अगर चाहिए तो उसके लिए भी उनको बहुत दूर तक का जाना पड़ता है। और यहाँ पर खास करके देखेंगे फिर भी भारत जितना भी एशिया में जितने भी मरुस्थल है उसी हिसाब से अगर देखा जाएगा, या फिर अफ्रीका का मरुस्थल है, और भारत के मरुस्थल में अगर देखते हैं तो भारत का जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर सघन आबादी, मरुस्थलों की अपेक्षा यहाँ पर थार के मरुस्थल में सघन आबादी पाई गई है। इसका कारण यह है कि सरकार भी यहाँ पर लोगों को बसाने के लिए, वहाँ पर की जो मिट्टी है उसमें परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे वहाँ पर जनसंख्या बच सके। और यहाँ पर के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि करना, पशुपालन करना। कृषि करने के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर देखोगे मोटे अनाज वाले फसल, हालांकि पूरे थार के मरुस्थल में तो नहीं, लेकिन पश्चिमी जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र में यहाँ पर खेती की जाती है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब में यहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर जब लौटते मानसून का 10 से 15 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है, उसी के आधार पर यहाँ पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर लोगों का प्रमुख व्यवसाय में पशुपालन है, जिसमें देखोगे भेड़ पालन को सबसे ज़्यादा प्रमुखता मिली हुई है। और आपको मालूम होगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन हमारे राजस्थान में जो बीकानेर वाला क्षेत्र है वहाँ से सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। ऊन की मंडी है, ऊन के उद्योग को प्रोत्साहन मिला हुआ है।
वैसे तो यहाँ पर लोगों का व्यवसाय देखोगे, रंगरेज कपड़ा रंगने का काम है, बंदेज बनाने का काम है, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि वो लोग करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखोगे यहाँ पर ऊन का जो उत्पादन होता है उसके लिए पशुपालन मुख्य रूप से है। और यहाँ पर देखेंगे खास करके लोगों को जो पशुपालन करते हैं तो उनके लिए जो जिन क्षेत्रों में उनके लिए चारागाह उपलब्ध कराया जाता है तो वहाँ पर बहुत ही पौष्टिक प्रकार के घासों का उत्पादन किया जाता है ताकि पशुओं को वहाँ पर पाला जा सके। मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पर खेजड़ी का, हर्रट का और बेर का पौधा लगाया गया है सरकार की तरफ से। क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा लाभ इसलिए होता है कि देखोगे खेजड़ी का जो पौधा होता है उसका जो जड़ है और उसका जो तना है, ये जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, बेर का जो पौधा उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर लगाया जाता है, वो उस पेड़ों से लकड़ियाँ प्राप्त की जाते हैं, बेर का फल प्राप्त होता है और जो खेजड़ी का पौधा होता है वो भी, हर्रट का पौधा है उसको भी वहाँ पर लगाया जाता है। उनसे लकड़ियाँ भी प्राप्त होते हैं और उनसे जो मतलब उनके लिए खेजड़ी का जो पौधा होता है वो खास करके लकड़ी के लिए ही लगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसका जो जड़ होता है ये जब धरती के अंदर जाता है तो अपने साथ नाइट्रोजन को एकत्रित करता है ताकि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम और भी पौधों को वहाँ पर लगा सकते हैं। और जो मरुस्थलीय भाग है उसमें क्या कर सकते हैं हम उसको मरुभूमि से हम भूमि में परिवर्तित करके वहाँ पर खेती कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। इसी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कई जगह में देखोगे खनिज का भी उत्पादन होता है। खनिज का जैसलमेर है वहाँ पर, और आपको खास करके ये मालूम होगा जो ताजमहल बनाया गया है, आगरा का जो ताजमहल बनाया गया है जो कि विश्व का 7वां अजूबा में देखा जाता है इसको। और ये जो इसके लिए जो संगमरमर लाया गया था, ये मकराम वहीं से लाया गया था। मकराम एक गांव है वहाँ पर जो प्रमुख रूप से संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं और ये ताजमहल बनाने के लिए जो संगमरमर पत्थर को लाया गया वो मकराम से ही लाया गया था। तो खास करके अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर ये जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर देखोगे खास करके ऊँट गाड़ी ज़्यादा चलाया जाता है, क्योंकि ऐसे आम गाड़ी तो नहीं वहाँ पर चलती नहीं है और किसी जानवरों को ले जाकर हम यातायात के साधन नहीं बना सकते, किंतु ऊँट वहाँ पर का सबसे प्रमुख यातायात के साधन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और उसमें जो लकड़ी का जो गाड़ी बनाकर ऊँट के लिए उसमें पानी लाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है और कोई जो वस्तु है उसको लाने का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी बस्तियाँ घनी आबादी वाली नहीं है, सघन नहीं है, फिर भी अन्य मरुस्थल क्षेत्रों के अपेक्षा यहाँ पर की आबादी सघन है। और वहाँ पर जो घर पाए जाते हैं वे दूर दूर में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक घर है तो थोड़ी दूर में एक दूसरा घर है, तीसरे घर है, तो 200 घरों का जो समूह वाला क्षेत्र है। और ये जो समूह जो वहाँ पर घनी आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम वहाँ पर जैसे हम लोग अपने गाँव बोलते हैं, है ना, जो यहाँ पर बसे हुए लोग हैं उसको गांव बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पर उसको ठाडी या टोला बोला जाता है, ठाडी या टोला बोला जाता है। वहाँ पर लोग रहते हैं और मुख्य रूप से वहाँ पर लोग पशुपालन का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। आपको पता होगा कि इन क्षेत्रों में एक नदी जो राजस्थान में बहती है, लूनी नदी जो कि निकलकर अपने आप वो आधे रास्ते में लुप्त हो जाती है, इसलिए इसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसलिए इसमें कोई भी बांध नहीं बनाया गया। किंतु जो सतलज नदी हिमालय पर्वत से निकलकर इन क्षेत्रों में बहती है तो इनमें जो इंदिरा गांधी नहर
परियोजना बनाया गया था, इंदिरा गांधी नहर बनाया गया और भाखड़ा रागल बांध बनाया गया था। लेकिन जो इंदिरा गांधी नहर बनाया गया वो नहर के माध्यम से इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन धीरे धीरे संभव हो सका है। अब ये सरकार का अब ये प्रयास हो रहा है कि कैसे मतलब उसको किस प्रकार से उन क्षेत्रों को विकसित किया उसका विकास किया जाए, ताकि वहाँ पर लोगों को रोजगार के साधन मिल सके और वहाँ पर लोगों को रहने के लिए सुविधाएं मिल सकें, उनके जीविका उपार्जन के लिए जो साधन की आवश्यकताएं होती है वे साधन मिल सके। क्योंकि अगर देखा जाएगा तो उन क्षेत्रों में खनिज की उपलब्धता तो है ही है, लोग वहाँ पर धीरे धीरे बसने भी लगे हैं। खनिज की उपलब्धता में देखोगे जैसलमेर है और वहाँ पर खनिज तेल का भी उत्पादन होता है, प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से अगर वहाँ पर उद्योगों को स्थापित किया जाए तो हो सकता है कि वहाँ पर वो उद्योग चले भी और वहाँ पर लोगों के लिए वहाँ पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर हम अपने क्षेत्र में, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ से सीधा हम लोग राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जाकर 1 महीने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ की जलवायु में और वहाँ की जलवायु में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरा तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये पूरी तरह से शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र तो है ही है। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ की उपलब्धता हमको देखने को मिलती है, चाहे वनस्पति से लेकर पानी से लेकर हर एक चीज़, उद्योग है, कृषि की व्यवस्था है, हर चीज़ हमको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। यहाँ की जलवायु भी हमारे लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर इसी क्षेत्र को छोड़कर हम राजस्थान वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर देखोगे जो छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं वो बनाए तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि धूल भरी आंधियाँ बहुत तेज चलती हैं और यहाँ पर दिन का जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है। अधिक होने के कारण से यहाँ पर जो धूप का जो तेजपन होता है, सूरज का जो प्रकाश पड़ता है, जिससे वहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और आसपास का वातावरण बहुत अधिक गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात होती है तो वहाँ पर का पूरा वातावरण क्या हो जाता है, ठंडक हो जाती है और आधे रात में तो हमको ठिठुरन जैसी ठंडी भी महसूस होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि रेत बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है और इसके चलते यहाँ पर के लोगों को यहाँ पर रह सके हैं। अगर लगभग अगर देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा गर्म ही रहता मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे थार का मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, वहाँ पर अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वाला क्षेत्र ही वैसा उस टाइप का है। किंतु हमारे भारत में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए अब धीरे धीरे वहाँ पर साधन जुटा रहे हैं, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे पशुपालन के लिए हो, और वहाँ पर उद्योग धंधे। सरकार का भी ये प्रयास है, क्योंकि सरकार ये भी चाहती है, इसीलिए सरकार के माध्यम से वहाँ पर खेजड़ी का पौधा, हरड़ का पौधा और बेर का पौधा ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, ताकि वहाँ के पर्यावरण को हम संतुलित बना सकें और वहाँ पर लोगों को के जीवन के लिए हम मतलब एक साधन जुटा सके वहाँ पर, ताकि लोग वहाँ पर अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, कृषि कर सके, पशुपालन कर सके। तो ये चीज़ हम देखते हैं थार के मरुस्थल में। ये तो भाग 1 का है। अब आगे आप लोग और पढ़ोगे उसके वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में और किस प्रकार से उनके जीवन में कि क्या क्या चीज़ में परिवर्तन आया है। बच्चों, आप लोग का जो परीक्षा हुआ उसमें लगभग सभी बच्चों बहुत कुछ बच्चों ने भाग नहीं ले पाए थे, लेकिन जितने लोग भी लिए हैं अच्छे मार्क्स थे और आगे भी ये प्रयास करेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से नंबर ला सको। इस पाठ में ये भूगोल का ये अंतिम वाला है, जो आपका तिमाही परीक्षा में जो आपको आधार पाठ्यक्रम दिया गया था,
इसका आखिरी वाला लेसन है ये वाला। इसके बाद आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा। जब भाग ये थारका मरुस्थल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका इतिहास रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि आप भले ही प्रश्न उत्तर याद करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप जब यहाँ पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ आप पुस्तक का भी अध्ययन करोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और छोटे से छोटे प्रश्न का भी उत्तर आप आसानी से दे सको। ठीक है, थैंक यू।